दोस्तों नमस्कार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा प्रधानमंत्री ने हरियाणा में ही दिया था। 9 बरस पहले दिया था। और इस देश में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इसका जिक्र हरियाणा से सटे पंजाब में पहली बार किया और दूसरी बार हरियाणा में ही किया। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ चले गए। यानी किसान और बेटी, इन दो परिस्थितियों के भीतर हरियाणा का संघर्ष राजनीतिक तौर पर आकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। क्योंकि बेटी के संघर्ष की गाथा हरियाणा से निकलकर जब जंतर मंतर पर पहुंची, उस वक्त प्रधानमंत्री ने ही आंखें बंद कर ली या फिर कहें अपने मुंह को मोड़ लिया। उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर मुंह मोड़ लिया जो इससे पहले पदक जीत कर आई थी, तो उन्हें बकायदा प्रधानमंत्री के घर पर बुलाया गया था। और वो जब न्याय की गुहार लगाती रही तो प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। और संयोग ऐसा बनता चला गया कि राजनीतिक तौर पर हरियाणा की खिलाड़ियों का आंदोलन उस संघर्ष की गाथा को लिखने लगा जो हरियाणा के भीतर महिलाएं जितने संघर्ष को करती है, वह सुबह से लेकर देर रात तक खेतों से जूझती है या फिर परिवार को संभालने और चलाने को लेकर शारीरिक तौर पर जो संघर्ष वहां पर करती है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और संघर्ष की वही गाथा राजनीतिक तौर पर हरियाणा की राजनीति को इस तरीके से प्रभावित करेगी कि वह बीजेपी के खिलाफ हो जाए। यह तो बीजेपी ने सोचा नहीं होगा और कम से कम प्रधानमंत्री मोदी ने यह तो कल्पना की नहीं होगी। और इसी दौर में किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार का जो रुख रहा, वह रुख पूरे तरीके से किसानों की निजी भावना नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी और उनकी पेट की कमाई को काटने को लेकर जिस आर्थिक सुधार से इस देश के किसानों के सुधार को जोड़ने की कोशिश कॉरपोरेट के संग खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने की, उस रिफॉर्म को वापस लेते वक्त भी उन्होंने माफी यह कहकर मांगी गलती हो गई और लगता है हम समझा नहीं पाए। गुरु पूर्णिमा के दिन 1 बरस से चला आ रहा किसान आंदोलन थम तो गया, लेकिन छिटपुट तरीके से यह सवाल बड़ा होते चला गया। एक तरफ प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी हो जाएगी इसका जिक्र किया था, और दूसरी तरफ लागत इतनी बढ़ती चली गई कि आय कम हो गए और किसानों की मुश्किल उसी कोऑपरेटिव या उन्हीं मंडियों में जाकर उलझती चली गई जहां पर उनकी अनाज खरीद उन पैसे वालों के हाथों में टिक गई। वो जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, जो रकम दें, उसी रकम के आसरे उन्हें अपनी जिंदगी चलानी होगी। और हरियाणा की राजनीति में यह संघर्ष भी जाकर जुड़ चुका है। इसका बहुत छोटा सा असर लोकसभा चुनाव में नजर आया। और लोकसभा चुनाव के भीतर दो सच बहुत साफ तौर पर निकल कर आए कि 2019 की तुलना में या 2014 की तुलना में भी तकरीबन 12 और 16% ज्यादा वोट किसानों के इंडिया गठबंधन नहीं कहें, बल्कि वहां तो सीधे तौर पर कांग्रेस थी, उसके हक में चले गए। और इसी तरीके से महिलाओं के तकरीबन 17% वोट बढ़ गए कांग्रेस के पक्ष में। यानी एक मुश्त जो लगभग 50, 60, 65% तक वोट बीजेपी के साथ रहते थे, 2014 में रहे, 2019 में रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो घटकर 35 और 40% पर आकर टिक गए। यानी राजनीतिक तौर पर बीजेपी की अपनी बनाई स्लोगन की राजनीति चुनाव में ढहने लगी। और यह सवाल बड़ा हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो पहला चुनाव हरियाणा में होना है, वह कौन सा गुल खिला देगा। और शायद यही वो प्रक्रिया रही जिसमें बीजेपी के अपने सर्वे ने यह मान लिया कि बीजेपी तो चुनाव हार चुकी है। और इस हारी हुई चुनाव को जिताने की प्रक्रिया तभी संभव है जब बीजेपी का वह कोई नेता जनता से वोट मांगने नहीं जाए। यानी जनता का सामना उन नेताओं मंत्री को नहीं करना है जिन्होंने बीते 10 बरस तक सत्ता भोगी है, क्योंकि जनता के भीतर गुस्सा है। और शायद यही वो सोच रही जिसमें जो भी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी का नेता निकलकर बीजेपी में शामिल हुआ, बीजेपी ने उसे टिकट दे दिया।
और बीजेपी ये मानकर चलती चली गई कि बीजेपी के लोग चुनाव जीत नहीं सकते हैं और जनता उन्हें देखना चाहती नहीं है, और कहीं ऐसे दृश्य सामने ना आने लगे जहां पर गांव दर गांव में बीजेपी के नेताओं को वहां के वोटर दौड़ाने लगे। इस परिस्थिति से बचना है तो कम से कम 60% टिकट उन लोगों को दे दीजिए जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि बीजेपी का टिकट उन्हें मिलेगा, या फिर बिल्कुल नए चेहरे इस कतार में खड़े होंगे। और हुआ यही। आज भी जो सूची जारी हुई उसमें ना तो शिक्षा मंत्री को टिकट दिया गया और ना ही हेल्थ मिनिस्टर को टिकट दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी को दे दिया गया लेकिन हेल्थ मिनिस्टर को नहीं दिया गया। यानी जो चेहरे राजनीतिक तौर पर हरियाणा में बीजेपी के थे, उसको लेकर दिल्ली में जो बैठकें हो रही थी, उस सिलसिले में अब यह बात सामने आ रही है कि दरअसल बीजेपी मान चुकी है कि हरियाणा में उसकी जीत मुश्किल है, और जीत को कहीं ना कहीं संघर्ष के रास्ते अगर उतरना है और उतारना है तो दो ही रास्ते बचते हैं। एक रास्ता विनम्रता का है, यानी जो भी वोट मांगने जाए वो विनम्र होकर जाए और इस अंदाज से जाए कि उसने गलती की है। यानी हरियाणा के भीतर बीजेपी जब वोट मांगे, उम्मीदवार जो टिकट लेकर पहुंचे वो इतना विनम्र तो हो ही जाए कि गलती तो हुई है। और इस गलती से आक्रोश में तो आरएसएस भी थी, बीजेपी का कैडर भी था, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि खट्टर सरकार और आम लोगों के बीच में नौकरशाही एक दीवार की तरह खड़ी थी और खट्टर सरकार लगातार नौकरशाही पे भरोसा करती चली गई। समलेखा में फरवरी मार्च के महीने में जब आरएसएस की बैठक हुई, उसने कहा तुरंत खट्टर को हटा दीजिए, लेकिन तब दिल्ली में मंथन हुआ, मत हटाइए, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, रुक जाइए, समझिए तब तक क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन पानी तो सर के ऊपर से गुजरने लगा था और गुजरता चला गया। अब यहां पर दो दूसरे सवाल निकल कर आए। विनम्रता के साथ माफी मांगिए। माफी मांगने की प्रक्रिया में जनता के बीच जब जाएं तो माफी मांग लीजिए, और उसके समानांतर मोहल्ला दर मोहल्ला स्वयंसेवक जुटेगा, कार्यकर्ता जुटेगा, उसको लगा दिया गया, क्योंकि आपके पास कुछ बचेगा नहीं अगर यहां पर सत्ता पलट गई। और हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली में उसकी धमक है। फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों बड़े रईस जिले हैं, और दूसरी तरफ पंजाब की तरफ लगते हुए भी हरियाणा के जो जिले हैं वह भी कम रईस नहीं है। लेकिन हरियाणा के भीतर का संकट अगर किसान और महिलाओं से जुड़ा है तो वहां पर बेरोजगारी भी चरम पर है। यह आंकड़े भी बार बार दिए गए। स्थिति तो यहां तक आ गई कि जब CMIE ने बताया कि बेरोजगारी का आंकड़ा 42% तक पहुंच गया है हरियाणा के भीतर, तो वहां के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा हम उनके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। यानी राजनीतिक समझ की यह पराकाष्ठा थी जिसमें आपको अपनी राजनीतिक जमीन या सच्चाई देखनी नहीं है। और शायद ये पूरी प्रक्रिया एक गोल चक्कर लगाकर आज 360 डिग्री में एक बार फिर प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। और इस दरवाजे पर एक ही शब्द आकर टिक गया है, जो कि चाहे वो हरियाणा के नेताओं की पूरी कतार हो या स्वयंसेवक या संघ की कतार हो, सभी जब माने बैठे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चाहे अब वोट दिला पाने की स्थिति में ना हो, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी की मान्यता अभी भी वोटरों के भीतर खूब है। और उन्होंने तय किया कि कम से कम 5 चुनावी रैली हरियाणा में जरूर करेंगे। यानी इस तरीके से करेंगे कि 22 जिलों को घेर लिया जाए। लेकिन सवाल है, शुरुआत तो उस जगह से होगी जहां महाभारत 18 दिन तक चला था। और 18 दिन तक महाभारत जो चला था वो क्षेत्र कुरुक्षेत्र था। तो कुरुक्षेत्र में 14 तारीख को प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली होने जा रही है। और बड़ा सवाल अब यही है कि इस दौर में क्या वाकई हरियाणा की राजनीति के सामने अगर कोई दंडवत हो जाए तो जनता क्या उसे माफ कर देती है। यानी प्रधानमंत्री जो विनेश फोगाट के साथ हुआ इस दौर में, हालांकि बृजभूषण शरण सिंह को खामोश करा दिया गया है, आप कुछ मत बोलिए,
कंगना रनौत को भी कह दिया गया आप बिल्कुल मत बोलिए, कम से कम किसान और अग्निवीर को लेकर कोई बात आप खड़ी मत कीजिए। और ब्रजभूषण से भी कहा गया है आप भी विनेश फोगाट को लेकर अब कुछ ना कीजिए, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में महिलाएं और किसान और उसके ठीक समानांतर जाट समुदाय का वोट बैंक, ये एक ऐसी मारक परिस्थिति है जिसमें बीजेपी को दिखाई देने लगा है पता नहीं उसको 10 सीट भी मिल पाए या ना मिल पाए, या मैक्सिमम 15 सीट के आगे वो बढ़ नहीं पाएगी। अगर यही स्थिति 5 तारीख तक चली गई, यानी वोटिंग के दिन तक चली गई, तो उससे पहले कौन परिस्थितियों को बदल सकता है? तो एक ही नाम इस दौर में उभरा कि प्रधानमंत्री मोदी। और यह सवाल वाकई बड़ा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा के दिन जो किसानों को लेकर 3 रिफॉर्म लेकर आए थे उस पर माफी मांगी थी, हालांकि तब उन्होंने यह भी कहा था हम समझा नहीं पाए, लेकिन माफी मांगी थी, तो क्या इस तर्ज पर कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के संघर्ष की गाथा के सामने नतमस्तक हो जाएंगे? और जो कुछ हुआ, जिस तर्ज पर हुआ, उसमें निशाने पर उस दौर का हो सकता है खेल मंत्रालय हो, कुछ नेताओं के तौर पर कुछ नाम निकल कर आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और माफी की परिस्थिति किस दिशा में जाएगी, ये राजनीतिक तौर पर क्या असर करेगी, ये तो शायद अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन रास्ता क्या एकमात्र यही है, और ये विनम्रता और माफी का सुझाव जिन रास्तों से निकल कर आया है उनके सामने हरियाणा में बीजेपी की हार महज 15 सीट से भी कम की दिशा में जाकर ठहर चुकी है। और अब इसी अंदाज में, उसी विनम्रता के साथ और माफी के अंदाज में अलग अलग तरीके से वहां के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी निकले हैं, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं। और खास तौर से जो अहिरवाल का इलाका है, जो दक्षिणी हरियाणा का इलाका है, जहां से सबसे ज्यादा अग्निवीर निकल रहे हैं, या भारत की सेना में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1/3 सैनिक वहीं से हरियाणा से जाते हैं। उन इलाकों में जाकर उसी विनम्रता और माफी के अंदाज में नजर अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो संदेश बहुत साफ है, कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। असल में नायाब सिंह सैनी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। हरियाणा के चुनाव में भी चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही है। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव गजब का था, जब सारी सीटें बीजेपी जीत गई। लेकिन 2024 ने परिस्थितियां डिगा दी। उनके सामने साफ दीवार पर लिखा हुआ है कि बीजेपी की हार कितनी बुरी तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में होने वाली है। क्योंकि अगर वोट बैंक के लिहाज से और प्रधानमंत्री के चेहरे के लिहाज से लोकसभा चुनाव को भी परख लें तो वहां पर कितने % वोट कैसे कम हो गए, शायद यह हैरान करने वाली परिस्थितियां हैं। क्योंकि 2019 में जाट वोट बीजेपी को 50% मिला था, जो 2024 में घटकर 27% पर आ गया। ओबीसी का वोट 73% बीजेपी के पक्ष में गया था 2019 में, जो 2024 में घटकर 44% पर आ गया। दलित यानी शेड्यूल कास्ट का वोट 58% बीजेपी के हक में गया था 2019 में, जो 2024 में घटकर 24% पर आ गया, यानी ठीक आधे से भी कम हो गया। ऊंची जाति का वोट 74% हुआ करता था 2019 में, जो घटकर 66% हो गया। अब इसका असर अगर विधानसभा के भीतर झांक कर आप देखिए तो विधानसभा की तस्वीर बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि 2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव के दायरे में भी बीजेपी को जितना % वोट मिला था वो कम हुआ है। 2014 में उसको 33% वोट मिला था, लेकिन 47 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 में 47 से 40 सीटें हो गई और वोट परसेंटेज जरूर 3% बढ़ गया।
सवाल यह है कि इस दौर में सबसे मुश्किल हालात विधानसभा के भीतर अगर बीजेपी के सामने खड़े हैं तो वह इस बात को मानकर चल रही है कि बहुत ज्यादा नहीं, अपने वोट बैंक को सिर्फ बचा लें इसलिए क्योंकि हरियाणा की राजनीति में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का महत्व है। और अगर सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस सामने हरियाणा में नहीं होती है तो बीजेपी के अनुकूल परिस्थिति बन सकती है। यह बिसात बिछाने के प्रयास में आम आदमी पार्टी का अलग चुनाव लड़ना, आईएनएलडी का अलग चुनाव लड़ना, जेजेपी का अलग चुनाव लड़ना, यह बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि 2019 में लगभग 27% वोट, यानी कांग्रेस को मिले थे 28% वोट, बीजेपी को मिले थे 36% वोट और 27% वोट 3 पॉलिटिकल पार्टीज को मिले थे। उसमें एक इंडिपेंडेंट को भी जोड़ लीजिए, इंडिपेंडेंट को लगभग 10% वोट मिले थे और 7 उम्मीदवार जीते थे इंडिपेंडेंट के, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी महत्व होता है। जेजेपी को लगभग 15% वोट मिले थे। वह वोट कहां जाएगा, यह एक सवाल है। अगर मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का नजर आने लगे तो आईएनएलडी को लगभग 2.5% वोट मिले थे, लेकिन आईएनएलडी 1 सीट जीती थी, लेकिन अब वो रेस में नहीं है तो ये 2.5% वोट कहां जाएगा। इंडिपेंडेंट के वोट कहां जाएंगे जिनके पास 10% वोट था। यानी सीधा मुकाबला होगा अगर कांग्रेस और बीजेपी का, जो संभव है नहीं, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग उम्मीदवारों की महत्ता और पार्टी की महत्ता होती है। जेजेपी की भी महत्ता है, 15% वोट वो एक क्षण में गंवा नहीं सकती है। उसकी स्थिति बीएसपी वाली नहीं है कि वो सक्रिय नहीं है, हां बीजेपी के साथ जरूर रही, लेकिन बीजेपी के साथ अगर जेजेपी रही तो इंडिया गठबंधन में भी तो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी रही और लोकसभा के चुनाव में मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा। इसीलिए जो एक्स्ट्रा वोट है, अतिरिक्त वोट जो है बीजेपी और कांग्रेस से हटकर, वो तकरीबन 29% वोट है। वो 29% वोट उसी दिशा में बना रहेगा या उनके वोट में कुछ बढ़ोतरी बीजेपी करा सकती है क्या पर्दे के पीछे से? यह एक बड़ा सवाल हरियाणा की राजनीति में जरूर है और यह सवाल कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब भी है। राहुल गांधी ने यूं ही शिगुफा नहीं छोड़ा था कि साथ मिल जाएं, साथ मिलकर लड़े। वो समझ रहे थे कि दरअसल हरियाणा की राजनीति में बीजेपी से हटकर बाकी वोट भी बड़े मायने रखते हैं और वो अगर साथ नहीं आएंगे तो मार्जिन या तो बहुत कम हो जाएगा या फिर एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहां बहुत कम सी वोट से हारने की परिस्थिति ना बनने लगे तमाम 2 प्रमुख राजनीतिक दलों की। लेकिन बहरहाल इन परिस्थिति से अगर आप आगे निकलते हैं तो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि क्या एक ऐसी परिस्थिति को अब रणनीति के तौर पर बीजेपी अपनाना चाहती है जिसमें वह विनम्रता और माफी के मिले जुले रूप में मोहल्ले दर मोहल्ले बैठक करने लग जाए। जो बैठकों का सिलसिला 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, 22 जिले में शुरू हो चला है, 200 से ज्यादा मीटिंग हो चली है और ये मीटिंग में मुश्किल इनके सामने, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी ये है, उसे कांग्रेस के वोटर को नहीं समझना है, उसे अपने कार्यकर्ता जो नाराज हैं उसको मनाना है। जो खट्टर सरकार से जनता नाराज है उसको साथ में लेकर खड़ा करना है। यानी लोकल लीडरशिप हो, जो कार्यकर्ताओं का पूरा समूह हो और जो जनता हो, तीनों को एक साथ लेकर आना है। और आरएसएस फेल हुई है हरियाणा के भीतर क्योंकि खट्टर 1980 से 1994 तक प्रचारक के तौर पर रहे हैं संघ के। 2000 में पहली बार संगठन महासचिव बने, 2014 में चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्योंकि करीब रहे नरेंद्र मोदी के। अब सवाल यह है कि जो अपने अनुकूल चला रही थी पूरी सत्ता को दिल्ली के जरिए, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी कैबिनेट, जो उनकी अपनी किचन कैबिनेट तो नहीं कहेंगे, जो भी उनके घेरे दायरे में, अमित शाह आते हैं आप कहेंगे, और उनसे जो करीब होते हैं वो आते हैं, लेकिन वो धराशायी हो गया 2024 के विधानसभा चुनाव आते आते। इसलिए अब यह निर्णय लेना पड़ा कि अब कम से कम किसी भी हालत में विनेश फोगाट के उस संघर्ष और उस जज्बे के सामने नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि विनेश फोगाट एक प्रतीक बन चुकी हैं
और वो आज भी जब चुनाव प्रचार कर रही हैं तो वो अपने संघर्ष और उस संघर्ष में साथ खड़े लोगों का ही जिक्र करती हैं। यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं। कुश्ती में परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। पहले खेलों में भी खिलाड़ियों को प्रतिनिधि राजनीतिक में आ गए तो राजनीति के लोगों को कैसे प्रतिनिधि करना चाहते हैं? देखो सर, ये हमारे अपने लोग हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये सही का साथ देंगे और सच्चाई के सामने खड़े रहेंगे जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही हैं, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का दर्द। और आज भी मैं लड़कियों से मिली थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में जा रहे थे तो काफ़ी कुछ उनको चाहिए, स्टेडियम चाहिए उनको, कॉलेज के लिए बस चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनको मिले और मेरी बहनें मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी ऊँचा नाम करे। और मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस क्षेत्र में मेरी शादी हुई थी, यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फ़र्क नहीं करती हैं और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। विनेश फोगाट को लेकर बीजेपी की मुश्किल ये नहीं है कि वह एक सीट से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की मुश्किल यह है कि सिर्फ एक सीट भर विनेश फोगाट की पहचान नहीं है। उन पर तो पूरी दुनिया की नजर है, देश की नजर है और हरियाणा के पूरे चुनाव के केंद्र में वह ठीक उसी तरीके से आकर खड़ी हुई जैसे किसान आंदोलन को लेकर जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहां पर जो हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की और किसानों के आंदोलन को रौंदने के लिए या सड़कों पर कील जिस तरीके से बिछा दी गई, आंसू गैस के गोले जिस तरीके से छोड़े गए, जितने किसान शहीद हो गए, उन किसानों की फसल, उन किसानों की आय, उन किसानों के परिवारों के सामने मुश्किल हालात, किसी भी दिशा में कभी भी सरकार ने ध्यान दिया ही नहीं। वो केंद्र सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो और कम शब्दों में कहें तो डबल इंजन की सरकार हो। किसानों के भीतर का यही गुस्सा राजनीतिक तौर पर उस जाति समीकरण से भी आगे निकलकर खड़ा हो गया जहां पर उनकी आय और उनकी अपनी विरासत जो किसानी से जुड़ी है उसको लेकर राजनीतिक संघर्ष हरियाणा के चुनाव में अब नजर आने लगा है। और ठीक इसी अंदाज में विनेश फोगाट की पहचान है। तो क्या राजनीतिक तौर पर सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के कांधे पर है? इसीलिए उन्होंने तय किया कम से कम 5 चुनावी रैली जरूर करेंगे। शुरुआत कुरुक्षेत्र से करेंगे। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक युद्ध चला था। उस ध्यान से देखिए तो ये 18 दिनों के ठीक पहले 18 दिनों के बाद यानी 14 तारीख को होगा और 18 दिनों के बाद प्रचार रुक जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। यानी राजनीतिक तौर पर उस महाभारत के मैदान में कुरुक्षेत्र के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पहली बार क्या उस विनम्रता और माफी के आश्रय उस राजनीति को साधने के लिए निकलेंगे और बीजेपी को सफलता मिल जाएगी, क्योंकि पूरा व्यापारिक तबका हो, एमएसएमई का पूरा समूह हो, यहां तक कि जिस स्टार्टअप के गुण गाते हैं प्रधानमंत्री वो स्टार्टअप फरीदाबाद और गुड़गांव में खूब है, लेकिन सब कुछ डूब गए हैं। जैसे ही आप दिल्ली की सीमा पार करके गुड़गांव में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपको बंद दुकानों की कतार नजर आने लगेगी। कोई पूछने वाला नहीं है, बिजनेस ठप हो गया। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती थी कि वह सबसे करीब है बिजनेस करने वालों के, व्यापारियों के, किराना वालों के, उन सब ने इस दौर में जितनी बेरुखी सरकार को लेकर देखी, क्या वो सभी का समाधान प्रधानमंत्री कर पाएंगे? यह सवाल हरियाणा के चुनाव में बड़ा है। और आखिरी सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री की माफी और प्रधानमंत्री की आंखों से निकलने वाले आंसू क्या हरियाणा की सियासत में चुनावी परिस्थितियों की हवा को बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब तो 14 तारीख तक रुकना होगा, जब प्रधानमंत्री की पहली रैली हरियाणा के चुनाव प्रचार के साथ शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।